वेलकम टू परीक्षागढ़। मैं अभिषेक। आज हम सीटेट के पर्यावरण को पढ़ेंगे और पर्यावरण में आज हम पेडागोजी पढ़ेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है पर्यावरण में सीटेट के हिसाब से। और इसका पहला चैप्टर है पर्यावरण शिक्षण का अर्थ। और इस चैप्टर को हम क्वेश्चन आंसर की तरह पढ़ेंगे। सभी चैप्टरों को चैप्टर वाइज हम करेंगे क्वेश्चन आंसर को। क्वेश्चन आंसर इसलिए करेंगे, मैंने आपको बता दिया है शिक्षण शास्त्र में, क्योंकि अभी नोट्स बनाने का टाइम है नहीं और क्वेश्चन के हिसाब से प्रैक्टिस करते चलेंगे। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बेस्ड है। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है। ठीक है, मतलब प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। इसमें 4 ऑप्शन हैं। अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए, बच्चों को सूचना देना, मतलब अपने ज्ञान को विस्तार करने के लिए, पर्यावरण को पढ़ाने के लिए अपना ज्ञान का विस्तार करने के लिए है। और कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। बच्चे इतने छोटे, उन्हें ये थोड़ी ना ध्यान देंगे कि कक्षा 3, 4, 5, 3 से स्टार्ट होता है पर्यावरण, याद रखिएगा आप, क्लास 3 से स्टार्ट होता है। तो थोड़ी ना अपनी पुस्तकें पढ़ने के लिए चूज़ करेंगे। तो ये ऑप्शन नहीं, ठीक है, ये ऑप्शन गलत, क्योंकि कोई चांस नहीं है, क्योंकि आप इतने छोटे बच्चे को ये चूज़ करने थोड़ी ना दे देंगे कि आप कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं। विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, ये है कि हम बच्चों को बताते हैं कि चिड़िया क्या करती है, जानवर कैसे हैं, उनका क्या एक्टिविटी है, कौन से जानवर पालतू हैं, क्या यहाँ इन्वायरमेंट है, कि कौन सा रहना चाहिए, कि सुबह क्या है शाम, मतलब हर चीज़ें हम बताते हैं। तो ये काफ़ी हद तक है। आगे हम देखेंगे बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषा से परिचित। देखिए याद रखिएगा, एनसीएफ 2005 ने सीधे कह दिया है कि हम रटने वाली चीज़ों को हटा रहे हैं। तो रटने वाली चीज़ें नहीं होंगी, जो परिभाषा डिपेंड होती, तकनीक शब्दावली मतलब कठिन जो शब्दावली होती थी या टेक्निकल वर्ड होते हैं उनको याद करना। रटने वाली चीज़ें आप तुरंत निगलेक्ट कर दिया कीजिए। तो ये ऑप्शन तुरंत ही गलत होगा, ये तो पूरा गलत होगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर डी की तरफ। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दावली का आकरण। फिर वही तकनीकी शब्दावली मतलब टेक्निकल वर्ड बच्चे थोड़ी ना याद कर लेंगे। वो तो समझेंगे क्या जानवर कैसे बिहेव करते हैं, कौन सा जानवर क्या देता है, कौन सा जानवर कहाँ पाया जाता है, ये होता है। तो ये भी गलत हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन बी देखिए, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी जीवन से जोड़ना। जो विद्यालय में हम सिखाएंगे बच्चों को इन्वायरमेंट में, वो बाहरी दुनिया से जोड़ कर ही। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। निम्नलिखित में कौन सा, एक मिनट दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया नहीं है, उद्देश्य पढ़ाने का स्तर नहीं है। अब फिर वही 4 ऑप्शन है आपके सामने। बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषा का बोझ डालना। मैंने आपको बताया था शब्दावली परिभाषा का बोझ डालना। तो ऐसी चीज़ें एनसीएफ 2005 ने पहले ही मना कर दी, रटने वाली। ठीक है, आगे नहीं है पूछा है तो ये चांसेस ज़्यादा हैं। आगे देखते हैं, जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्य को आत्मसात करना। जो ये मूल्य हो, मतलब उनके जितने जीवन और पर्यावरण को जो एक दूसरे को जोड़ते हैं उनको आत्मसात करना, मतलब उनको कंठस्थ करना। तो ये सही है। प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, मतलब जैसे प्राकृतिक क्या है और सामाजिक वातावरण, ये हमारा पर्यावरण सिखाता ही है हमें प्राइमरी कक्षा में। आगे बढ़ते हैं, बच्चों को खोजने की प्रक्रिया में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मन चालक कौशल के विकास में सहायक होती हैं। ये भी सही है, क्योंकि हम ऐसे चीज़ कराते हैं जो हमारे क्या नाम व्यवहारिक क्रियाएं होती हैं, संज्ञानात्मक और मन को जो चालने वाली, जैसे जो मन चालना नहीं, जैसे मैं सोचने, जहाँ चिंतन करने वाली चीज़ें हम बताते हैं। तो इसमें क्या है कि नहीं पूछा है कि कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो ये बच्चों को सीधे सीधे शब्दावली और परिभाषा, मैंने अगले क्वेश्चन में भी वही क्वेश्चन था कि ये सब चीज़ें मना किए थे। तो ये क्वेश्चन ही सही होगा और सब नहीं, क्योंकि नहीं पूछा है।
इसी को 2005 एनसीएफ ने हटा दिया है। रटने पे बिल्कुल जोर नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायु हर जगह है। ये दिया वायु हर जगह है। प्रकरण को पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। नंबर 1, क्या मृदा में वायु है? नंबर 2, क्या पानी के अंदर वायु है? नंबर 3, हमारे शरीर में वायु है? क्या हमारी हड्डियों में वायु है? शिक्षक निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है? ये आपने जब प्रकरण होता था, जब हम टीचिंग करते थे, माइक्रो टीचिंग या टीचिंग करते हैं एक शिक्षक की तरह, जो हम प्रकरण लिखते थे उसके नीचे अंडरलाइन करते थे। तो वो प्रकरण जो हम लिखते थे उसको पढ़ाने के समय हम प्रस्तावना देते थे। तो बच्चे क्या करते थे? बच्चे उसको सोच के आंसर करते थे, रिलेटेड करके हम पूछते थे, ऐसे पूछते थे कि हम पीछे प्रीवियस से उसको रिलेट करके आगे चीज़ें, नवीन चीज़ें हम पढ़ा पाएँ। तो जब हम ये पूछते हैं तो संवेगात्मक कौशल का कोई काम नहीं, क्योंकि इसमें किसी चीज़ का संवेग बच्चों से जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, ये काट दीजिए। वर्गीकरण, मैंने वायु के वर्गीकरण नहीं किया। जैसे मैंने ये नहीं बताया ऑक्सीजन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, आर्गन क्या है, कितने % होते हैं, तो वर्गीकरण से कोई मतलब नहीं हुआ यहाँ पे। अवलोकन, ये हम प्रस्तावना में करते थे। ये सब चीज़ें हम प्रस्तावना में पढ़ाते हैं। जब जैसे क्लास में इंटर करते हैं, वायु से रिलेट करते हैं बच्चों को, तो बच्चे कहते हैं हाँ हमारी हड्डियों में वायु है या हमारे शरीर में वायु है। तो जब वायु है तो उनको वायु का ज्ञान हुआ, फिर हम आगे बढ़ाएंगे वायु के बारे में। तो अवलोकन हम इससे नहीं कर सकते। बचा चिंतन, बच्चे इसमें सोचते हैं कि हाँ हमारे हड्डियों में वायु है। सभी बच्चे अपने स्तर से सोचते हैं, व्यक्तिगत स्तर पर सोचते हैं, सभी इसे अपने अपने जवाब देते हैं। तो ये चिंतन कौशल होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कक्षा में प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पनाओं के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य है डैश को बढ़ावा देना। मतलब जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पनाओं, मतलब नई चीज़ों से जोड़ता है, नई संकल्पनाओं को जोड़ता है। तो ये कब होता है? जब शिक्षार्थी स्वतंत्रता हो, तो तब नहीं। पुनर्बलन जब देते हैं तो हम बच्चे और पढ़ने लगते हैं। नई संकल्पनाओं को कोई जोड़ना उससे नहीं होता है। और वैयक्तिक विभिन्नता, हर स्तर अलग होता है, ये सही, लेकिन उस इतना हिसाब से नहीं सही है कि वैयक्तिक विभिन्नता से थोड़ी ना हम किसी चीज़ को ज्ञान बच्चों के, शिक्षक जब जुड़ता है, शिक्षक इसमें जुड़ा नहीं है वैयक्तिक विभिन्नता में। एक बच्चे खुद की एबिलिटी है, कोई बच्चा बहुत तेज है, कोई बहुत धीमे, कोई ज़्यादा सोच रहा है, लेकिन इसमें शिक्षक की कोई भूमिका भी नहीं आ रही। और पुनर्बलन में हम दे रहे हैं बच्चों को, तो दे में इम्प्रूव तो हो रहा है, काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है, लेकिन हम नई संकल्पनाओं को नहीं जोड़ रहे हैं पुनर्बलन से। जब कोई चीज़ पढ़ाएंगे तभी तो। ये नहीं वैयक्तिक विभिन्नता नहीं कि शिक्षार्थी स्वायत्तता, मतलब शिक्षार्थी का खुद का कोई काम नहीं करेगा। इसमें क्या नई संकल्पनाओं को बिना शिक्षक के जोड़े अपने आप स्वायत्तता हो जाएगी? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ज्ञान का सहसंबंध, मतलब जो शिक्षार्थी जुड़ेगा, शिक्षक और शिक्षार्थी जब जुड़ेगा या बच्चा जुड़ेगा तो ज्ञान का सहसंबंध होता है और स्थानांतरण होता है। मतलब जिससे ज्ञान का सहसंबंध, हमने उसको सहायता की ज्ञान उसके अर्जित करने में, नई संकल्पनाओं जोड़ने में नहीं आ रहा है, नए वातावरण में ले गए। जैसे कुछ क्लास से बाहर ले जाके कुछ समझना हुआ, किसी जानवर के बारे में वहाँ इंट्रोड्यूस, जहाँ तक संभव प्रयास हो तो उससे इंट्रोड्यूस कराना, उस नई चीज़ पे घुमाना, जिसके बारे में पढ़ा रहे उस चीज़ को विजुअली दिखाना। तो ये हुई चीज़ें। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, स्थानांतरण से। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डैश को छोड़कर बच्चे के विकास को आकार देने वाली वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं। को छोड़कर मतलब ऐसी चीज़ होगी उसको छोड़कर बाकी तीनों, इसमें से 3 सही होंगे। तो जो विकास के आकार देने वाली वातावरणीय कारकों में, मतलब जिससे विकास हो, तो शिक्षा की गुणवत्ता, अगर आपके अंदर शिक्षा की गुणवत्ता है तो आपका विकास होगा। जाहिर से पौष्टिकता की गुणवत्ता, अगर आप अच्छा खाना खाते हैं, पौष्टिक चीज़ें लेते हैं, स्वस्थ रहते हैं, तो आपका विकास होगा। सांस्कृतिक, मैंने आपको बता दिया, पहला लेक्चर है, सांस्कृतिक विकास पे फ़र्क पड़ता है, काफ़ी फ़र्क पड़ता है। आप मैंने सीडीपी में बताया, मैंने सीडीपी में बताया कि आप किसी भी धर्म, किसी भी समाज से हों, आप पे सांस्कृतिक का प्रभाव पड़ता है विकास से। ठीक है। और
तीसरा क्या है, शारीरिक गठन। मतलब शरीर अगर अगर आपका छोटा है, बड़ा है, आपकी हाइट कम है, ज़्यादा है, पतले हैं, दुबले हैं, उससे कोई विकास का फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, उससे कुछ विकलांग है, उससे कोई विकास थोड़ी ना फ़र्क पड़ता है। ये होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए, क्योंकि जो जब क्लास हम पढ़ाते हैं तो बच्चों के अनुभव को महत्व, जो बच्चों अनुभव करते हैं उनको महत्व देना चाहिए, क्योंकि बच्चे को अपनी बात बताने में आनंद आता है। ठीक है, आनंद आता है बच्चों को अपनी बात बताने में। अगला देखते हैं, बी, इससे बच्चों का आदती कौशल परिमार्जित होता है। ठीक है, ये भी। अभिव्यक्ति के कौशल का विकास होता है, एक अभिव्यक्ति होता है उसके कौशल का विकास होता है, ये भी ठीक है। विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ना है। विषय को बच्चों के अनुभव से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है, मतलब जो विषय है उसके बच्चों के अनुभव को जोड़ना, जो विषय हम पढ़ा रहे हैं बच्चे को जो अनुभव है। ठीक है, बच्चों ने जैसे बच्चे जानते हैं कुत्ता भौंकता है, तो हमने कुत्ते के बारे में पूरा बताया कि क्या कैसे पालतू है, उसे ऐसे है, वो ऐसे रात में करता है या ऐसे देखभाल करता है, तो बच्चों को कुछ पता है, कुत्ता है, हाँ। ठीक है, अब उसे हम बताएंगे पालतू, इसे हम पाला जाता है, तो बच्चों को जो अनुभव है थोड़ा सा उसको हम विषय से रिलेट करके आगे के सीखने में बढ़ावा मिलता है। जैसे बच्चे को पेड़ के बारे में पता है या सांस लेने के बारे में पता है, तो हम बताएंगे कि हम ऑक्सीजन ये होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, पेड़ हमारे लिए लाभदायक हैं, तो उसको हम पूरा चैप्टर उससे अनुभव से रिलेट कर पाएँ और ज़्यादा आसानी से बच्चे समझ पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऐसे जब आप क्वेश्चन किया कीजिए तो आप एक टीचर की तरह किया कीजिए। मैं ये चीज़ देखा हूँ कि आप कभी भी किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए एक उस एज के बच्चे को सोच लीजिए, या आप सोच लीजिए कि मैं टीचर हूँ, मैं प्राइमरी में पढ़ाता हूँ और बच्चे को मैं पढ़ा रहा हूँ और इस हिसाब से क्वेश्चन आ रहा है, तो आप हैंडल कीजिए। फिर आपका क्वेश्चन मैं इतना निकल के 70% आप सही करेंगे। बस उसकी मीनिंग पता होनी चाहिए, जो साइकोलॉजी टर्म होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज्ञान और निर्माण निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता है। ज्ञान और निर्माण, जब ज्ञान होता है वह निर्माण, मतलब जो बिल्ड करते हैं, नहीं ज्ञान को बढ़ाते जाते हैं, ढांचे में बदलते जाते हैं, बिल्कुल ठोस बना देते हैं कि कहीं नहीं भूलना। अनुभव ज्ञान और निर्माण, ज्ञान अनुभव से आप निर्माण होता है कुछ चीज़ों को, लेकिन अनुभव कब आएगा, जब ज्ञान होगा, कुछ चीज़ें हमें अवगत होंगी। अवधारणाओं का बनना, अवधारणा जब बनेगी कॉन्सेप्ट बनेगा, ये भी सही है। कॉन्सेप्ट बनेगा तो एक ज्ञान होता है, लेकिन निर्माण मतलब निर्माण में कमी रहती है। कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है लेकिन पूरा ठोस नहीं रहता हमेशा के लिए, कभी कॉन्सेप्ट लूज़ हुआ कहानी ख़त्म, लेकिन रहता है। आगे कॉन्सेप्ट का बेस अनुभव का भी होना, अवधारणाओं का बनना, ये भी सही है। कॉन्सेप्ट जब हमारा क्लियर होता है। अन्वेषण विधियाँ और सत्यापन, अन्वेषण विधि क्या होता है, अन्वेषण पहले आप जानिए क्या है। अन्वेषण के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ एक चीज़, एक मिनट। अन्वेषण किसी विषय की अच्छी तरह अनुशीलन करना करके उसके संबंध में नई बातों तथा तथ्यों का पता लगाना, मतलब खोजबीन करना। अन्वेषण मतलब किसी चीज़ को रुकना नहीं, जैसे नहीं होता है क्रिएटिव जो होता है वो लगा रहना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तोड़ मरोड़ के आगे ढूंढने की प्रयास करना, उसी पर रुकना नहीं। आगे किसी विषय से संबंधित तथ्यों के बारे में छानबीन करके वही से ढूंढना, वही सेम बात है। ऐसी अज्ञात और दूर की वस्तुओं का स्थान आदि के पता लगाना जब तक उसे सामने ना आई हो, मतलब कोई नई चीज़ें खोजना, ये उसके बारे में बताता है अन्वेषण। ठीक है, अन्वेषण विधि और सत्यापन, सत्यापन मतलब जब तक कोई सत्य करना, कोई चीज़ को बार बार प्रूफ करके उसे सत्य करना। उपरोक्त सभी मतलब ये चीज़ सही है, सभी एक ज्ञान को निर्माण में, एक बिल्ड करने में सहायता करती हैं। आगे बढ़ते हैं। बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने और मौसम दर्ज करने और उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में किस कौशल का विकास होता है। जो हम डायरी लिखते हैं बच्चों में और उस मौसम दर्ज करते हैं, तो वो किस चीज़ का विकास होता है, किस कौशल का। अनुमान लगाना, बच्चे अनुमान थोड़ी ना लगाएंगे आज का मौसम ये है और ये है, ऐसा है। लेखन का कौशल,
लिखते हम ही हैं तो कौशल क्या है, मेरा ही होगा। बच्चों को थोड़ी ना हम लिखवाते हैं, छोटे बच्चे को क्लास 5 तक हम ही लिखते हैं, उससे बाद बच्चे खुद लिखना शुरू करते हैं। फिर मापने का कौशल, किसी चीज़ को हम थोड़ी ना मापेंगे हर चीज़ें, क्योंकि क्वेश्चन में आपको डायरी में लिखना, कोई चीज़ हम लिखते हैं कि आज सब्जेक्ट ये पढ़ाएगा, ये मापने का थोड़ी ना एक तरीका हुआ। प्रश्न, उससे प्रश्न पूछने, ये भी कोई मापना नहीं हुआ। संप्रेषण बचा, ये नहीं, लिखने का कौशल भी नहीं, और अनुमान लगाना नहीं, क्योंकि हम अनुमान लगाएं। संप्रेषण का पहले मीनिंग जान लीजिए। संप्रेषण कम्युनिकेशन होता है। ये थोड़ा सा आपको लिखने मुझे अजीब लगता है, तो धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। कम्युनिकेशन संप्रेषण मतलब एक किसी द्वारा पहुंचाया माध्यम। मैं इसको समझा रहा हूँ आपको, ये है संप्रेषण। अब आप देख लीजिए, संप्रेषण कम्युनिकेशन हुआ। संदेश, जो मैसेज होता है, एक भेजता है कौन, जैसे टीचर हुआ, जब संप्रेषण करेगा तो टीचर हो गया क्या, संप्रेषक। और जो प्राप्त करता है शिक्षार्थी जो होता है या छात्र जो होता है, वो प्राप्त करता होता है, रिसीवर। और एक सेंडर होता है। ठीक है दोस्तों, संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन होता है। आगे देखते हैं, जो प्रेषक मैंने बताया है वो संदेश भेजता है, वो संदेश भेजा, संदेश किसी न किसी माध्यम से गई, ये है प्रतिपुष्टि, मतलब ये फीडबैक लेना। जब हम फीडबैक लेते हैं वो, और फीडबैक कौन लेता है, शिक्षार्थी ही लेता है, शिक्षक ही लेता है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, संप्रेषण कहलाती है। आप जब साइकोलॉजी के टर्म को नॉर्मल हिंदी में जब समझ लेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें मापने का कौशल होगा नहीं। लेखन के लिए मैंने बता दिया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम टीचर ही लिखते हैं। और वैसे भी अगर बच्चा बड़ा है तब भी उसको थोड़ा सा लिखने में, लेखन के लिए कोई कौशल होगा नहीं, क्योंकि हम डायरी अलग से बनवाते हैं। और अनुमान लगाने नहीं। संप्रेषण होगा, संप्रेषण ये कम्युनिकेशन, एक अध्यापक और एक अभिभावक के बीच में कम्युनिकेशन का एक जरिया होता है डायरी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है। मतलब बच्चों में सामाजिक भावना विकास करने, विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन कराना। सामाजिक भावना का विकास ये ठीक है, उतना नहीं, क्योंकि सभी त्यौहार को अगर आप करें तो एक आता है कि दूसरे त्योहारों का सभी छात्र आदर करना जान जाएंगे, उसका अपमानित नहीं करेंगे, उसको फील करना जान जाएंगे। फिर नंबर 2, अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर बैठकों का आयोजन करना। ये उतना सामाजिक भावना, उसमें आप क्या कर लेंगे, 1 घंटे की 2 घंटे की मीटिंग, पेरेंट मीटिंग में आप सामाजिक भावनाओं का कोई विकास नहीं कर पाएंगे बच्चों के, क्योंकि पेरेंट्स आते हैं, खुद इंडिविजुअल मिलते हैं, आप बहुत ज़्यादा आप करा लेंगे तब भी कोई विकास नहीं होता। आगे देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना। और नंबर डी देखते हैं, बच्चों में बाल मेला आयोजित करना। बाल मेला आयोजित करने से सामाजिक विकास पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस ये है कि आप एक उसके एक पहलू, छोटे से पहलू पे थोड़ा सा पड़ेगा कि आदमी एक दूसरे के साथ नॉर्मल रह सकता है, लेकिन इसमें सामाजिक जो विकास है उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसका फ़र्क कब होगा, त्यौहार मनाने से भी नहीं होगा। बच्चों में स्वास्थ्य स्पर्धा के लिए तैयार करना, स्वस्थ स्पर्धा मतलब जो हम स्पर्धा होती है, जैसे जो कंपटीशन होता है बच्चों में, उसमें कोई भेदभाव ना हो, ईर्ष्यापूर्व ना हो। एक शिक्षक का कर्तव्य होता है कि सभी बच्चों को समान भाव से देखना। तो आप कोई भी चीज़ कराएं, पार्टिसिपेट कराएं कहीं भी, तो उसको समान भाव से। ठीक है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, जिससे सामाजिक भाव का विकास होगा। ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एनसीईआरटी की पुस्तक में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिक और स्थान दिया गया है। मतलब पर्यावरण को उच्च प्राथमिक और स्थान दिया गया, मतलब उच्च प्राथमिक का स्थान दिया गया है, ये क्वेश्चन में ये होना चाहिए। ऑप्शन तो पढ़ते हैं, अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए। जो अभ्यास, पर्यावरण में अधिक प्रश्न अभ्यास के लिए, ऐसा नहीं, सभी में, बाल विकास में भी हो, मतलब गणित में भी होते हैं छोटे बच्चों में, प्राथमिक स्तर में, हिंदी में भी क्वेश्चन होते हैं, सभी चीज़ में क्वेश्चन होते हैं। तो ये कोई उसमें नहीं है कि अलग से लॉजिक नहीं है कि इन्वायरमेंट में ज़्यादा वो होते हैं। अगला देते हैं बी ऑप्शन, विषम की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए। कोई विसंग हो, मतलब विषम हो, कोई असंगत चीज़ें की आधारभूत संकल्पना हो, जैसे जो चीज़ जानती नहीं, अलग चीज़ें हों, उनकी संकल्पनाओं को व्याख्या करने के लिए।
तो कोई अलग चीज़ नहीं, हमारे इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, वो हम रोज़ उठ बैठ रहे हैं, जी रहे हैं, उसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो कोई विषम नहीं है। तो ये भी ऑप्शन गलत। चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर प्राप्त उपलब्ध कराने के लिए, अगले देखते हैं ऑप्शन डी देखते हैं, तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषा उपलब्ध कराने के लिए। देखिए मैंने फिर बताया NCF 2005 और परिभाषा ऐसी चीज़ें शब्दावली रटने की चीज़ों पे सख्त मना किया है। तो ऑप्शन सी देखते हैं, चिंतन और विस्मय। एक बार आप चिंतन करेंगे, ठीक है, विस्मय उस पर सोचेंगे, विचारेंगे, विस्मय करेंगे के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध करना, एक अवसर प्रदान करता है, उसके लिए एक अवसर देता है। क्या? आपकी इन्वायरमेंट की कक्षा कि हाँ ऐसे ये है, हमारा पेड़ हम ऐसे देता है, पेड़ हमारे साथ ये करता है, पेड़ ऐसे हो सकता है। तो इससे पर्यावरण में जितने जीव जंतु हैं उससे और मानव का एक अच्छे बॉन्डिंग बनेगी, एक विचार सुविचार आदमी का। ठीक दोस्तों, इसके साथ ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये आपका चैनल परीक्षागढ़, आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज़्यादा मैं कह नहीं सकता सब्सक्राइब के लिए, क्योंकि अजीब लगता है मुझे। और मैं ये बता रहा हूँ कि मैं जितनी चीज़ें शुरू कर रहा हूँ उनको मैं ख़त्म करूँगा पेपर होने से पहले, और इसी तरह से करूँगा और थोड़ा सा इम्प्रूव करता जाऊँगा। अभी स्टार्ट है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ मैं विराम देता हूँ अपने वाणी को। जय हिंद, जय भारत।